नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हमने रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी की बातें की थी। महात्मा गांधी का इसमें क्या योगदान है वो बातें हम साथ में पढ़ रहे हैं। जो भी कैंडिडेट राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और रीट शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देगा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे फैक्ट पढ़ रहे हैं हम। अब कल आपको पहले क्वेश्चन दिया था लास्ट में, वो सोल्व करते हैं कि आपसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने जो आत्मकथा लिखी है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये गुजराती भाषा में लिखा गया था और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, ये आपसे पूछा गया था कि हिंदी अनुवाद। तो आपको बताना है कि काशीनाथ त्रिवेदी ने महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका हिंदी में अनुवाद किया है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद पूछे आपसे तो अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो महादेव देसाई ने किया था। किसने किया था? महादेव देसाई। महादेव देसाई जो हैं ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। इससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन और चोरी चोरा कांड की जो घटना है। एक तो हम आज खिलाफत पढ़ने वाले हैं, खिलाफत आंदोलन, एक गांधी का असहयोग आंदोलन और एक चर्चा हम करेंगे चोरी चोरा कांड की। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो खिलाफत आंदोलन क्या था, खिलाफत, इसका संबंध कहाँ से है, ये क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन, भारत में इसके लिए भारत में क्या गतिविधियाँ हुई, भारत में क्या गतिविधियाँ हुई हैं इसके लिए, कांग्रेस का क्या योगदान है, कांग्रेस का योगदान क्या रहा इसमें। खिलाफत को लेकर के जो हम घटनाएं पढ़ने वाले हैं इसमें हम आज पढ़ेंगे एक तो 1919 की घटना, उसके बाद में 1920 से संबंधित बातें पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो आंदोलन प्रारंभ हो रहे हैं इसमें आपने लास्ट पढ़ा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ और हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट से पूरे देश के लोग जो थे वो आश्चर्यचकित थे, दुखी थे और अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। अब यहाँ पे जो 1919 में आपने पढ़ा कि भारत के जो वाइसराय हैं वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन पूछा जाए कि ये ऐसा पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं। यहाँ पे एक अधिनियम आता है 1919 का, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब इसमें दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई। क्या किया गया? दोहरी शासन प्रणाली जो है, दोहरी शासन प्रणाली लागू हो गई है। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता जो है इस समय बढ़ी है, हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो बढ़ी है। उसके क्या कारण हैं? उसके कारण ये हैं कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वहाँ पे मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ में समझौता हुआ है। इसके अलावा रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो आंदोलन चला था
उस रोलेट एक्ट के विरुद्ध में हिंदू और मुस्लिम एकता जो है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी नज़दीकियाँ जो हैं, सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो बड़ा है। जो अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में लगातार जो आगे गतिविधियां हैं उनमें एक साथ लोग भाग ले रहे हैं। और राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता जो हैं उभर के आए हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता जो अब उभर के आए हैं उनमें एक तो अली बंधु हैं, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद हैं, अबुल कलाम आज़ाद। इमाम हसन हैं, इमाम हसन। काफ़ी ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता बने हैं अभी, और ये भी महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। तो आगे की हम जो घटना पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के का निर्धारण ध्यान में रखना है। वो आपको ध्यान में रखना है नवंबर 1919, उसके बाद में फरवरी 1920, उसके बाद में मई 1920, जून 1920 और जुलाई 1921, जुलाई 1921। ये घटनाएं हम खिलाफत आंदोलन जो चला है उसको लेकर के हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह आई कि खिलाफत जो है वो कहाँ का मामला है। तो यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से चला है। कब से चला है? 1914 से 1918 तक हुआ है। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ये मुख्य रूप से ब्रिटेन और ब्रिटेन का है। किसके विरुद्ध में है? जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में है। अब इस युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में, तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया है। तुर्की देश ने किसका साथ दिया है? जर्मनी का साथ दिया है। अब ब्रिटेन का, इंग्लैंड का आक्रोश है किसके विरुद्ध में? तुर्की के विरुद्ध में। और तुर्की का जो एक धार्मिक पद है उस पद का नाम है खलीफा। क्या नाम है? खलीफा। ये यहाँ का धार्मिक पद है, खलीफा। अब इंग्लैंड जो है, ब्रिटिश सरकार जो है वो तुर्की का विभाजन करना चाहती है। तुर्की का क्या करना चाहती है? विभाजन करना चाहती है। इसलिए पूरे दुनिया के जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। अब तुर्की में भी आंदोलन चल रहा है और इस दौरान भारत के जो मुस्लिम हैं वो भी भारत में एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन के पक्ष में आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? नवंबर 1919 को, नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की स्थापना होती है। खिलाफत कमेटी की स्थापना की जाती है। खिलाफत कमेटी की स्थापना कब की जाती है? नवंबर 1919 में। और इसमें हजरत मोहानी किसके द्वारा? हजरत मोहानी इसके सदस्य हैं खिलाफत कमेटी के। और इसके अलावा हकीम अजमल, और इसके अलावा हसन इमाम, हसन इमाम और अली बंधु इसके सदस्य हैं। तो ये भारत में खिलाफत कमेटी की स्थापना हो गई है। अब खिलाफत कमेटी की स्थापना होने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि वो जो तुर्की में आंदोलन चल रहा है, खलीफा पद जो हटाया जा रहा है, तुर्की का जो विभाजन किया जा रहा है, उसका समर्थन करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। अब कांग्रेस का इसको लेकर के क्या रवैया है? कांग्रेस का रवैया हमें ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी चाहते हैं कि ऐसा जो चांस है वो बार बार नहीं आता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता
समन्वय को दिखाने के लिए बहुत अच्छा चांस है। इसलिए यहाँ पे महात्मा गांधी खुल करके और खिलाफत कमेटी, खिलाफत आंदोलन के पक्ष में आते हैं। यहाँ पे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से खुल करके समर्थन हो रहा है। किसकी तरफ से? महात्मा गांधी की तरफ से। महात्मा गांधी जो हैं वो खुल करके खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ में कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। कांग्रेस के जो अन्य सदस्य हैं वो भी समर्थन में शामिल हैं। कहने का मतलब है कि कांग्रेस का में ज़्यादा विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक विरोध वाली बात पूछी जाती है कि जब कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो उस समय उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विरोध किया था। तो यहाँ पे विरोध करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं यहाँ पे जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस, उसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध करने का जो कारण है वो दूसरा बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक मामले पर मुस्लिम नेताओं के साथ में जो समझौता हो रहा है, मुस्लिम नेताओं के साथ में जो समझौता हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। तो धार्मिक मामले को लेकर के मुस्लिम नेताओं के साथ में जो समझौता हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो कांग्रेस का रवैया क्या रहता है? खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस जो है वो पक्ष में है, महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाले कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं। अब नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है। खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होता है? नई दिल्ली में आयोजित होता है। और इससे पहले महात्मा गांधी भी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो खिलाफत कमेटी का सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है और नवंबर 1919 में। और इसके अध्यक्ष भी एक बार महात्मा गांधी रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फरवरी 1920 की घटना आपको ध्यान में रखनी है। अब फरवरी 1920 में भारत के जो वाइसराय हैं, वाइसराय, उनका नाम है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या नाम है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड के साथ में एक समुदाय है जो खिलाफत कमेटी और कांग्रेस की तरफ से मुलाकात करता है, अपना पक्ष रखता है कि हम जो खिलाफत आंदोलन चला रहे हैं वो हमारा उद्देश्य जो है वो बताया जा रहा है। कहने का मतलब ब्रिटेन की जो सरकार है उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो क्या न करें, तुर्की का विभाजन न करें। तुर्की का विभाजन न करने के लिए यहाँ पे एक समुदाय एक कमेटी के सदस्य जो हैं वो मुलाकात करते हैं। किसके साथ में? वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के साथ में। और यहाँ पे ब्रिटिश जो सरकार है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि युद्ध जो है वो उनके पक्ष में आ गया है। अब उनका जो विरोध करने वाले थे उस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी का जो सहयोग देने वाले थे उनको सबक सिखाने की कोशिश जो है वो ब्रिटेन की सरकार कर रही है। अब आगे जो क्या होता है इसमें कि इसी फरवरी 1920 में महात्मा गांधी जो हैं वो एक बात और जारी करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब की जो घटना है, पंजाब की घटना और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके लिए गांधी जी एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं कि इस मामले में बताया जाए कि ये सही था या गलत था, सरकार अपनी पक्ष रखे। अगर ये गलत हुआ है तो जिन लोगों के साथ में, तो उनके साथ न्याय किया जाए। यहाँ पे ये जो गलत सरकार ने कार्य किया है इसके यहाँ पे न्याय की मांग करते हैं महात्मा गांधी।
पंजाब की घटना जो है वो सरकार से याद दिलाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है उसको लेकर के सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय है। वो इस मामले पर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती और वो इस तरीके से है जैसा कुछ गलत हुआ ही नहीं है। अब नेक्स्ट बात देखिए, खिलाफत आंदोलन में आगे क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखनी है कि मई 1920 में ब्रिटिश जो सरकार है वो तुर्की का विभाजन कर देती है। यहाँ पे तुर्की का विभाजन हो गया है, तुर्की का विभाजन कर दिया गया है। किसके तहत? सेब्रिज समझौते के तहत, सेब्रिज संधि के तहत। सेब्रिज संधि के तहत जो है तुर्की का विभाजन कर दिया गया है। नेक्स्ट मई 1920 की बात आती है। मई के बाद में जून 1920 की बात हम पढ़ते हैं। तो जून 1920 में क्या होता है? खिलाफत कमेटी का एक सम्मेलन होता है इलाहाबाद में, ध्यान रखना है। खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है कहाँ पे? इलाहाबाद में। खिलाफत कमेटी का सम्मेलन, ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होता है? इलाहाबाद में आयोजित होता है। उसके बाद में जुलाई 1921 की एक बात पूछी जाती है। जुलाई 1921 की, जुलाई 1921 में जो अली बंधु हैं, अली बंधु, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो है ये ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होगा, और जो ऑलरेडी ब्रिटिश सेना में कोई सिपाही है कोई मुस्लिम, तो वो तुरंत प्रभाव से त्याग पत्र दे दे। अली बंधु जो हैं ये जुलाई 1921 में एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो है वो ब्रिटिश सेना में भर्ती नहीं होगा, और जो सेना में सिपाही हैं वो क्या दे दें? त्यागपत्र दे करके छोड़ दें, और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में आंदोलन चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाएं। तो ये खिलाफत के लिए आपको ध्यान रखना है कि मई 1920 में तुर्की का विभाजन कर दिया गया है। किस संधि के तहत? सेब्रिज संधि के तहत। जून 1920 में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है कहाँ पे? इलाहाबाद में। और अली बंधुओं के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश सेना में है वो त्याग पत्र दे दे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असहयोग आंदोलन के। यहाँ पे असहयोग आंदोलन, अब असहयोग आंदोलन जो है ये प्रारंभ होने से पहले और प्रारंभ होने के बाद दो प्रकार की प्रक्रियाएं हम समझेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है असहयोग आंदोलन का संबंध जो है वो कांग्रेस के दो अधिवेशनों से है। एक तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया है सितंबर 1920 में। कब बुलाया गया है? सितंबर 1920 में। और ये अधिवेशन है कांग्रेस का, कोलकाता में बुलाया गया है। और ये विशेष अधिवेशन है, विशेष अधिवेशन, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो वर्ष के अंत में आयोजित होता है, लेकिन जो दिसंबर में अधिवेशन होना था रेगुलरली उसे पहले बुला लिया गया। इसे क्या कहा गया? विशेष अधिवेशन कहा गया है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की है, अध्यक्षता करने वाला इस अधिवेशन का कौन है? लाला लाजपत राय, लाजपत राय। तो ये आपका हो गया कांग्रेस का सितंबर 1920 का कोलकाता अधिवेशन। उसके बाद में एक अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 को, और ये नागपुर में होता है। कहाँ पे होता है? नागपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं राघवाचार्यार, राघवाचार्यार इसके अध्यक्ष हैं। अब सितंबर 1920 का जो कोलकाता का विशेष अधिवेशन है, यहाँ पे सबसे पहले असहयोग आंदोलन प्रस्ताव रखा गया है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पे रखा गया है। कहाँ पे? सितंबर 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं लाला लाजपत राय। अब
इस प्रस्ताव में क्या किया गया, इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का, विदेशी शराब का बहिष्कार किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, जितने भी नौकरी में व्यक्ति हैं वो बहिष्कार करेंगे, अदालत, वकील अदालतों का बहिष्कार करेंगे। इस तरह की बातें इसमें लाई गई। और एक बात रखी गई कि विधान परिषद जो था, विधान परिषद, इसमें भी कोई भारतीय भाग नहीं लेगा। विधान परिषद के बहिष्कार की बात भी कही गई कि विधान परिषद का भी क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। अब आगे क्या होता है, नवंबर 1920 में ही चुनाव होने वाले हैं, किसके, विधान परिषद के। और ये बात पसंद नहीं आई किसको, CR दास को। CR दास जो थे वो विधान परिषद का बहिष्कार करने वाली जो बात इसमें कही गई थी, ये बात इन्हें पसंद नहीं आई। आगे चुनाव होने वाले थे। चुनाव कब होने वाले थे, नवंबर 1920 में होने थे। तो CR दास ने इसका क्या किया, विरोध किया है। CR दास ने इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का क्या किया है, विरोध किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहली बार यहाँ प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इसको कंप्लीट सहमति हम नहीं कह सकते। ऐसा पूछे कि कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन जो था, चलाया गया था गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में उसे अनुमति दी गई, अंतिम स्वीकृति दी गई, अंतिम मोहर लगाई गई, तो वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लगाई गई थी मोहर, दिसंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की है, राघवाचार्य ने की है। यहाँ पे ये जो प्रस्ताव रखा गया है, ऐसा बताया जाता है ये प्रस्ताव खुद CR दास के द्वारा ही रखवाया गया, CR दास से ही रखवाया गया असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। अब इससे पहले जो है विधान परिषद के चुनाव हुए हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ये सितंबर 1920 की बात है और इसमें कहा गया आगामी विधान परिषद में कोई भी कांग्रेस का सदस्य भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पे इस बात का विरोध किसने किया, CR दास ने। अब चुनाव होते हैं नवंबर में, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि नवंबर के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का क्या रवैया रहा। इसमें कांग्रेस ने पूर्णतया बहिष्कार किया। हालांकि जो आदेश जारी किया गया था कांग्रेस के सदस्यों को कि विधान परिषद के चुनाव का क्या करना है, बहिष्कार करना है, तो बहिष्कार किया, सभी ने बहिष्कार किया। यहाँ पे किसी सदस्य ने इस विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई, प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई। और कांग्रेस ने यहाँ 15 सदस्यों वाली एक कार्यकारिणी समिति का भी गठन किया है। कार्यकारिणी समिति का गठन किया। कार्यकारिणी परिषद का गठन हो गया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई। इस बात से कांग्रेस से नाराज हो गई। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नई बात ये आती है कि कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है, हम भारतीयों ने ज़्यादा अंग्रेज़ों की गुलामी क्यों की है कि कोई ना कोई नाराज़ हो जाता है। अब कांग्रेस से नाराज़ हो गए हैं और इन्होंने ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, त्यागपत्र दे दिया। तो त्यागपत्र देने वाले कौन कौन हैं? एक तो एनी बेसेंट है। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वो चला रहा है, अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए, अच्छे शासन के लिए असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है। अब इस बात को लेकर के ये कांग्रेस के कुछ लीडर जो हैं वो क्या दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। तो उनमें त्यागपत्र देने वालों में कौन है? एक तो एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट के अलावा मोहम्मद अली जीना है, मोहम्मद अली जीना है। और इसके अलावा इसमें विपिन चंद्र पाल हैं, विपिन चंद्र पाल जो कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। जीएस पांडे हैं, जीएस पांडे हैं। तो
तो ये लोग वो हैं जिन्होंने क्या दे दिया, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए महात्मा गांधी जो हैं वो असहयोग आंदोलन लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो है नहीं कि महात्मा गांधी के पुत्र की शादी है, उसके बेटे का ब्याह है तो वो इनको मनाएगा ज़्यादा और इस तरीके से ये नाराज़ होकर के चले जाते हैं। देश का जहाँ भी मामला आता है कहीं ना कहीं कोई नाराज़ हो जाता है, कभी कोई नाराज़ हो जाता है। ये देश की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है, वो आधुनिक इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन इतिहास में भी है समस्या। तो हमारे देश में ज़्यादा लंबे समय तक गुलामी इन्होंने की, उसका एक मेन कारण है ये। असहयोग आंदोलन को अंतिम स्वीकृति जो है वो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में मोहर लगा दी गई। अब यहाँ पे आप एक भारत के प्रसिद्ध नेता हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब ये असहयोग आंदोलन चलाने का जो विचार था, गांधी का जो आइडिया था, ये काफ़ी दिन का था, क्योंकि अभी इसमें सितंबर वाले अधिवेशन में इसने प्रस्तुत किया है, उसके बाद में दिसंबर 1920 वाले अधिवेशन में प्रस्तुत किया है। तो उससे पहले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और ये मृत्यु कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। आप पढ़ते हैं कि भारत में असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है। तो उसका कारण है, औपचारिक रूप से इस आंदोलन को गांधी ने 1 अगस्त को इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि ये आंदोलन बाल गंगाधर तिलक को समर्पित किया है। इनकी मृत्यु हो गई है 1 अगस्त 1920 को। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा है, महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आता है तिलक की मृत्यु पर, कि भारत ने एक कीमती हीरा खो दिया है। भारत ने एक कीमती हीरा खो दिया। यह स्टेटमेंट किसका है? महात्मा गांधी का है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु वाले दिन ही असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया गया, जबकि कांग्रेस के द्वारा इसे स्वीकृति बाद में दी गई है। दिसंबर 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ है उसमें इसकी अंतिम पुष्टि की गई, और नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी का एक जबरदस्त भाषण हुआ, और उसमें महात्मा गांधी ने गारंटी के साथ ये कहा कि आप लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मेरा सहयोग दोगे इस आंदोलन में, तो निश्चित रूप से हम 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष की गारंटी देता है युवाओं को कि 1 वर्ष के अंदर हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे, हमारा शासन प्राप्त कर लेंगे। कितने दिन के अंदर? 1 वर्ष के अंदर। 1 वर्ष का टाइम का टारगेट देते ही जितने भी बच्चे थे, किसान थे, युवा थे, सभी ने महात्मा गांधी की बातों पर विश्वास करके और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब यहाँ पे इस इधर वाली बात देखिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को। मृत्यु वाले दिन इनके घर पर फिर मुस्लिम हिंदू एकता देखने को मिलती है। यहाँ पे काफ़ी RSIS में भी एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी तो इनकी अर्थी को कंधा किस किस ने दिया था। तो जो लीडर थे राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका जिनकी रही है, जिन्होंने अर्थी को कंधा दिया है, उनमें एक तो नाम आता है, ध्यान रखना है, महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी। एक नाम आता है सैफुद्दीन किचलू का। किसका? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनका नाम है शौकत अली। शौकत अली ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के अंतिम संस्कार के समय अर्थी को कंधा दिया है। किन्होंने? महात्मा गांधी ने, सैफुद्दीन किचलू ने। ये सैफुद्दीन किचलू वही हैं पंजाब के, अमृतसर के, और शौकत अली ने। और इसके अलावा हसरत मोहानी जो हैं, हसरत मोहानी, इन्होंने शोक गीत गाया है उस दिन। वहाँ पे अंतिम संस्कार के समय शोक गीत गाने वाली बात आपसे पूछी जाती है कि शोक गीत किसने गाया? तो हसरत मोहानी ने। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन तिलक को समर्पित करते हुए 1 अगस्त 1920 को चलाया है। क्वेश्चन कथन में आए कि असहयोग आंदोलन जो है उसको स्वीकृति कांग्रेस बाद में देती है, लेकिन औपचारिक रूप से उसकी घोषणा 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हो जाती है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और ये आंदोलन किसको समर्पित किया गया? बाल गंगाधर तिलक को समर्पित किया गया है। असहयोग आंदोलन की अन्य घटनाएं देखिए। असहयोग आंदोलन में और क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तो उसमें एक बात कही गई थी कि जितने भी सरकार के द्वारा जो पदक दिए गए हैं, उपाधियां दी गई हैं, उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो महात्मा गांधी को जो उपाधि 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1915 में। क्यों दी गई थी? सरकार, ब्रिटिश सरकार ने ये उपाधि इन्हें इसलिए दी थी क्योंकि इन्होंने भारतीयों को मोटिवेट किया था कि वो अंग्रेजी सेना में भर्ती हों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अंग्रेजी सेना में भाग लिया था, भर्ती हुए थे। इससे खुश होकर के ब्रिटेन की सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। इसके बदले में भारतीयों ने इसे भर्ती कराने वाला एजेंट बताया था। तो महात्मा गांधी ने जो केसरे हिंद की उपाधि मिली हुई है वो वापस लौटा दी है। केसरे हिंद की उपाधि क्या कर दी है? वापस लौटा दी है। इसके अलावा जमनालाल बजाज जो हैं, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी है। राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी किसने? जमनालाल बजाज ने। शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। सारे विद्यार्थी जो थे उन्होंने शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया है। इसमें शिक्षण संस्थाएं जो थी, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले थे, कॉलेज स्कूल और उनके अध्यापकों ने भी बहिष्कार किया है। तो शिक्षण संस्थाओं का क्या हुआ? बहिष्कार किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो बहिष्कार किया गया वो कहाँ किया गया है? बंगाल में। बंगाल के बच्चों ने खुशी के साथ में कॉलेज और स्कूल जाना बंद किया है। शिक्षण संस्थाओं का सबसे ज़्यादा बहिष्कार कहाँ हुआ? बंगाल में। अभी वर्तमान में शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कोरोना ने करवाया है। किसने? कोरोना ने। तो उस समय किसने करवाया था? असहयोग आंदोलन ने। जब सभी को पता चला कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन चल रहा है और गांधी ने आग्रह किया है कि कोई स्कूल नहीं जाएगा, तो बच्चे बहुत खुश हुए और वो तो वो चाहते ही ऐसा थे कि स्कूल न जाना पड़े। इसलिए काफ़ी बंगाल के ज़्यादा ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं गए, इन्होंने बहिष्कार किया। इसके अलावा वकालत का बहिष्कार हुआ है। वकालत, अब प्रतिष्ठित जो वकील थे उन्होंने बहिष्कार किया। उनमें नाम आता है मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बहिष्कार करते हैं ये। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये भी प्रतिष्ठित वकील हैं, संविधान सभा के सभापति रहे हैं। और ऐसा पूछे कि असहयोग आंदोलन को बिहार में सुदृढ़ रूप किसने दिया है? तो बिहार में सुदृढ़ रूप असहयोग आंदोलन को किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सरदार पटेल भी एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित वकील थे, इन्होंने भी बहिष्कार किया है। सरदार पटेल ने भी वकालत का बहिष्कार किया। सी राजगोपालचारी, ये सारे प्रतिष्ठित वकील हैं, कानून के जानकार हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है राष्ट्रीय आंदोलनों में। इसके अलावा सी आर दास। ऐसा पूछे कि असहयोग आंदोलन को सुदृढ़ रूप गुजरात में किसने दिया? तो गुजरात में सुदृढ़ रूप इसको देने वाले सरदार पटेल हैं और बिहार में राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वकालतों का बहिष्कार किया। शिक्षण संस्थाओं का विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने बहिष्कार किया है। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटाई है और केसरे हिंद की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी ने वापस लौटाई है। अन्य जो कार्यक्रम हैं असहयोग आंदोलन के दौरान, उसमें एक तो आपको ध्यान रखना है कि तिलक फंड की स्थापना की थी।
आग्रह किया गया कि तिलक फंड के नाम से एक संस्था बनाई गई है, इसमें कोई व्यक्ति डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। तो इसमें 1 करोड़ रुपए प्लस 1 करोड़ प्लस संपत्ति इकट्ठी हुई है। तिलक के नाम से तिलक फंड चलाया गया असहयोग आंदोलन के दौरान, क्योंकि कोई भी आंदोलन चलाएंगे तो उसमें आर्थिक वित्तीय धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आग्रह किया गया कि तिलक फंड है, इसमें कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से डोनेट करना चाहे तो कर सकता है। और इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो महिलाएं थी, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने आभूषणों का दान दिया है। महिलाएं सबसे अधिक किससे प्रेम करती हैं? अपने आभूषणों से। लेकिन असहयोग आंदोलन जो था गांधी का, उससे महिलाएं भी इतनी प्रभावित हो गई थी, वो चाहती थी कि ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्ति मिले। तो आभूषणों का सबसे अधिक दान किसने दिया है? महिलाओं ने दिया है। और इसमें 17 नवंबर 1921 को चार्ल्स प्रिंस भारत दौरे पर आए हैं। भारत दौरे पर इनका भी विरोध किया गया, हड़ताल की गई चार्ल्स प्रिंस के विरोध में। भारत दौरे पर जो आए थे 17 नवंबर 1921 को। और चरखे व खादी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार किया गया। चरखे व खादी का संपूर्ण भारत में प्रसार और प्रचार किया गया कि अधिक से अधिक चरखे से बनी हुई जो धागा है उसके बने हुए कपड़े जो हैं और खादी जो है इसका प्रयोग किया जाए। इसके विरुद्ध में हम कह सकते हैं कि जितने भी विदेशी सामान था, विदेशी कपड़े थे, विदेशी वस्तुएं थी, उनका सबसे अधिक बहिष्कार किया गया। और शराब की जितनी भी दुकानें थी उन पे धरने प्रदर्शन किए गए। विदेशी कपड़ों की जितनी दुकानें थी उनके आगे धरने प्रदर्शन किए गए। सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं पर ध्यान दिया और स्वदेशी जो वस्तुओं का प्रचार और प्रसार इतना हुआ, वर्तमान में जैसे पूरे विश्व में कहा गया ना कि चाइना जो है इसने कोरोना फैलाया है, तो चाइना का सामान का बहिष्कार किया जाए, चाइना के जितने ऐप हैं उनका बहिष्कार किया जाए। सरकार ने भी, भारत सरकार ने अभी हाल ही में काफ़ी ऐसे ऐप हैं उन पे रोक लगाई है, जो टिकटॉक आदि काफ़ी ऐप ऐसे हैं। तो उस समय भी स्वदेशी पे जोर देने की बात कही गई। तो भारतीय जो लोग थे, कुटीर उद्योग जो चलाया करते थे, उनको बहुत फायदा हुआ इस आंदोलन से। भारत की जो ग्रामीण सभ्यता जो थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी, छोटे व्यापारी थे, वो सुदृढ़ हुए आर्थिक रूप से। आंदोलन में जन प्रतिक्रियाएं देखते हैं। आंदोलन में जन प्रतिक्रियाएं, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग ने खुशी के साथ में भाग लिया है। मध्यम वर्ग ने, जो भारत का मध्यम वर्ग है, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा व्यापारी जो थे, भारतीय व्यापारी, इन्होंने भी गांधी के आंदोलन का समर्थन किया। विदेशी जो वस्तुएं थी उनको बेचना बंद किया। स्वदेशी सामान जो था उसको प्रचार प्रसार किया और उसी का व्यापार किया। विद्यार्थी की हम बात करें तो विद्यार्थियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया विद्यार्थियों ने। और इसके अलावा हम किसान की बात करें तो किसानों ने भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ में जो शाही वर्ग था, किसानों का शोषण करने वाला जो व्यापारी वर्ग था, उसके विरुद्ध में भी आंदोलन चला बिहार आदि क्षेत्रों में, बिहार वाले क्षेत्रों में। और जो उच्च वर्ग था, सवर्ण वर्ग था, जो शोषण करता था निम्न वर्ग का, उनके विरुद्ध में भी ये आंदोलन रहा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसमें ऊंच नीच का जो भाव था वो खत्म भी हुआ है। जो जातिवाद की जो भावना थी वो खत्म भी हुई है। जातिवाद जो है उसका, जातिवाद कम फैला, इससे आपस में भाईचारा जो बढ़ा है, सांप्रदायिक सद्भाव भी बढ़ा है इस आंदोलन से। हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली है।
सांप्रदायिक सद्भाव अत्यधिक बढ़ा है। तो ये महत्वपूर्ण इन वर्गों की भूमिकाएं रही। महिलाओं की हम बात करें तो महिलाएं जो थी इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंदोलनों में गई, सभा में गई, महिलाओं ने पर्दा प्रथा जो थी इसका त्याग किया, पर्दा प्रथा का त्याग किया है। मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया है पर्दा प्रथा का त्याग करके। और इसके अलावा इन्होंने डोनेट भी किया, जो हमने बातें की हैं कि आभूषण जो हैं उनका दान में भी दिए हैं। वायसराय की बात की जाए, वायसराय, तो वायसराय जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था, असहयोग आंदोलन, उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं। और उसके बाद में 1921 में वायसराय जो हैं वो लॉर्ड रीडिंग हैं, लॉर्ड रीडिंग। दूसरा, यहाँ पे एक अधिवेशन होता है 1921 में कांग्रेस का, अहमदाबाद में। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे होता है? ये अहमदाबाद में, अहमदाबाद। अब ये अहमदाबाद में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, उस समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चरम पे है। और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वे हैं CR दास। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास नहीं कर पाते, क्योंकि ये उस समय क्या है? जेल में हैं। इसलिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल ने की है। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ कि 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। लेकिन अध्यक्षता नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये जेल में थे। और अध्यक्षता किसने की? हकीम अजमल ने की। और इस आंदोलन से संबंधित इस अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया, वो बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें निर्णय लिया गया कि गांधी जी जो हैं, गांधी जी असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए अपने खुद स्वयं और भी निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने के लिए गांधी जी को स्वतंत्र कर दिया कांग्रेस के सदस्यों ने कि आप आंदोलन में, आपको लगता है कि आंदोलन किस तरीके से बेटर चल सकता है, तो वो निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं। एक तारीख ध्यान रखनी है, 1 फरवरी 1922 की। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी घोषणा करते हैं, गांधी जी घोषणा करते हैं सरकार से कि एक तो हमारे जितने भी बंदी बना रखे हैं जेल में, उन्हें रिहा किया जाए। हमारे जितने भी भारतीय लोगों को बंदी बना रखा, उन्हें क्या किया जाए? रिहा किया जाए। दूसरी बात ये कही गई कि प्रेस से रोक हटाया जाए। मीडिया पे जो रोक लगा रखी है ब्रिटिश सरकार ने भारत पे, वो हटाई जाए। नहीं तो हम, अभी ये असहयोग आंदोलन चल रहा है। कौन सा चल रहा है? असहयोग आंदोलन चल रहा है। और अभी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने ये कब घोषणा की कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा है, अब इसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल देंगे। ये तारीख 1 फरवरी 1922 को घोषणा करता है महात्मा गांधी। वायसराय से आग्रह करता है कि जितने भी भारतीय जेल में बंद हैं और मीडिया पे जो लगाई गई रोक है वो हटाई जाए और भारतीयों को रिहा किया जाए। घटना पढ़ते हैं, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड जो है ये कहाँ पे? चोरी चोरा नामक स्थान है गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे एक घटना होती है, यहाँ 5 फरवरी 1922 को यहाँ पे लगभग काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शांतिपूर्वक तरीके से शराब की जो दुकान है उन पे धरने प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन इनकी संख्या जो है वो 2000 के लगभग है। 2000 के लगभग यहाँ पे लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। विदेशी वस्तु बेचने वाली दुकानों का बहिष्कार कर रहे हैं और शराब की दुकानों का बहिष्कार कर रहे हैं। अब यहाँ पे
एक पुलिस थाना है, पुलिस थाना। इन्होंने शराब की दुकान को बंद करवाने की कोशिश की तो इसके जो मालिक थे शराब की दुकान के, वो सामने ही पुलिस थाना था उसमें भाग गए। और अंदर से जो सिपाही आए, सबसे पहले 3 सिपाही सबसे पहले अंदर से आते हैं और उन 3 सिपाहियों ने जो है वो गोलीबारी की है। क्या किया? गोलीबारी की और फिर अंदर वापस चले गए। अब इससे क्या हुआ, उन्होंने गेट जो है वो बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। और ये जो उग्र भीड़ थी, इन्होंने ऐसा काफी सामान जो था, लकड़ियां, झाड़ फूस का जो भी सामान था वहां उपलब्ध होता था, वो चारों ओर उस पुलिस थाने की जो बना हुआ जो स्पेस था उसके चारों ओर डाल करके और आग के हवाले कर दिया। और इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिंदा जल गए। इसमें 2 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे और 20 सिपाही थे। ये घटना यहाँ पे चोरी चोरा कांड के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में गांधी ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि वो 12 फरवरी को 1922 में 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की एक सभा का आयोजन करेंगे। अब बारदोली में सभा का आयोजन होता है 12 फरवरी 1922 को। अब यहाँ पे एक गांधी के हितैषी व्यक्ति हैं, वो तुरंत प्रभाव से पूरी घटना जो है वो लिख करके टेलीग्राम कर देते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को टेलीग्राम प्राप्त हो जाता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अब 12 फरवरी 1922 को गांधी जी जो हैं इस सभा में कहते हैं, स्पीच देते हैं कि मैंने जो स्वराज्य की बात कही थी, अहिंसा की बात कही थी, राम राज्य की जो बात कही थी, मुझे खेद है कि वो मैं हम भारतीय लोगों को सिखा नहीं पाया, ये जान नहीं पाए कि अहिंसा क्या होती है। इसलिए ये मेरी ही गलती है और मैं आज से असहयोग आंदोलन स्थगित कर रहा हूं। ऐसी घोषणा की तो वहां जितनी भीड़ इनके सभा में आई हुई थी सन्न रह गई, अचंभित रह गई, आश्चर्यचकित रह गई कि ये गांधी जी क्या बोल गए, कहीं गलती से तो नहीं बोल गए हैं। और उनमें से काफी लोगों ने गांधी का उसी समय विरोध किया कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन गांधी जी उस समय साइलेंट रहे। वो उनकी भावनाओं को जानते थे कि ये लोग भी उग्र हो सकते हैं। अब असहयोग आंदोलन इस घटना को लेकर के स्थगित कर दिया गया। ये घोषणा गांधी ने कहा की है 12 फरवरी 1922 को की है। कहाँ पे? बारदोली में। अब इस प्रक्रिया का विरोध किया सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, काफी लोगों ने गांधी की ये जो निर्णय लिया था असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का, इसका विरोध किया। और आने वाली 10 मार्च 1922 को गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और 18 मार्च 1922 को ब्रूमफील्ड नामक न्यायाधीश ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुना दी। 18 मार्च 1922 को ब्रूमफील्ड नामक न्यायाधीश ने 6 वर्ष की सजा सुना दी। अब गांधी जी जो हैं वो बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए। 5 फरवरी 1924 को। इन घटनाओं को एक बार हम दोबारा देखते हैं। चोरी चोरा कांड होता है 5 फरवरी 1922। कहां पे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कितने लोग मारे गए? 22 लोग मारे गए। दूसरा, इस घटना के बाद में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया है। गांधी ने, वो कांग्रेस की सभा कहां हुई? 12 फरवरी 1922 को। कहां पे हुई? बारदोली में। इसमें गांधी जी ने घोषणा की कि असहयोग आंदोलन क्या किया जाता है? स्थगित किया जाता है। अब गांधी जी को 10 मार्च 1922 को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें सजा सुनाई गई 18 मार्च 1922 को। किस न्यायाधीश के द्वारा? ब्रूमफील्ड के द्वारा। और कितने वर्ष की? 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। और 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया। धन्यवाद।